क्लास 10th हमने कल प्रश्नोत्तर किए थे मौखिक। ये रहा मौखिक प्रश्नोत्तर, मैंने आपको समझाया था। इसके बाद मैं लिखित प्रश्नोत्तर आपको समझा रही थी। और लिखित प्रश्नोत्तर की तीसरी प्रश्न संख्या जो है, वामिरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आए थे, यह मैंने आपको समझा दिया था कि वामिरों से जब वह मिल जाता है ततारा, तो उसके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ जाते हैं। उसके मन में हमेशा उथल पुथल होती है, एक बेचैनी बनी रहती है। वह ततारा जो है वो हमेशा वामिरों से मिलना चाहता है और उसके लिए प्रतीक्षारत रहता है, यानी कि वह उससे मिलने का इंतज़ार करता रहता है। अब हम आ जाते हैं आज अपने चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। तो ये बहुत पहले की कहानी है, या फिर यूँ कहिए ये बहुत पहले की घटना है। प्राचीन काल इसीलिए कहा गया है। काल भी है, एक प्राचीन काल, एक मध्यकाल और एक है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में हम हैं। प्राचीन काल जो बहुत पहले का समय होता है, आज से करीबन भी आप मान के चलिए 1000 साल पहले की कहानी हो सकती है। ठीक से बताया नहीं जा सकता कितने साल पुराने की कहानी है। तो उस समय मनोरंजन का कोई ख़ास व्यवस्था नहीं की गई थी। तो जानवरों के साथ खेल कूद, लड़ाई, इस तरह के पर्व जो है आयोजन किए जाते थे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मनोरंजन के साधन थे। पहला है शक्ति प्रदर्शन व मनोरंजन, दूसरा है सामूहिक भोज। तो प्राचीन काल में मनोरंजन व शक्ति प्रदर्शन के लिए गांव में पशु पर्व का आयोजन किया जाता था। पशु नाम से ही समझ में आता है कि पशुओं के साथ कोई खेल होगी। तो ये पर्व पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त युवकों की शक्ति के प्रदर्शन का भी प्रतीक था। तो यहाँ पे जो हिष्ट पुष्ट युवक थे वो पशुओं के साथ लड़ा करते थे। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग इसमें भाग भी लिया करते थे और शक्ति प्रदर्शन के बाद वहाँ पर संगीत, नृत्य व वादन आदि के साथ मनोरंजन किया जाता था। तो कई प्रकार के गीत गाए जाते थे, डांस होते थे और भाषण भी दिए जाते थे। और जो पशुओं के साथ लड़ने में जीत जाता तो उसे कुछ न कुछ पुरस्कार स्वरूप भी दिया जाता होगा। तो इस प्रकार युवक जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया करते थे। अगला है सामूहिक भोज। जैसे पार्टी होती है ना, ग्रुप वगैरह आते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में पार्टीज होती है ना, उसी तरह से होता है सामूहिक भोज। इन अवसरों पर सामूहिक भोज का आयोजन भी होता था, जिसमें सभी एक साथ बैठकर आनंद पूर्वक भोजन करते थे। तो भोजन की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की जाती थी और एक साथ मिलकर भोजन करना काफ़ी अच्छा भी लगता था। अगला प्रश्न जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आई लिख दे रही हूँ। रूढ़ियाँ जब बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों, आपको स्पष्ट करना है। तो रूढ़ियाँ यानी कि परंपराएं जो किसी को तकलीफ़ देने के लिए बनी हो, तो वैसे परंपराओं का टूट जाना आवश्यक होता है। तो पहला है रूढ़ियाँ एक बंधन है और रूढ़ियों के कारण सच्चा प्रेम करने वाला जो होता है वो आपस में नहीं मिल पाता है। प्राय यह देखा जाता है कि जब प्रेम में दो दिल मिल जाते हैं तब उनके बीच परंपराएं व सगे संबंधी ही बाधा बन जाते हैं। तो जब सच्चे प्रेम करने वाले अगर आपस में मिलना चाहते हैं तो प्राय यही देखा जाता है कि जात पात, धर्म, परंपराएं बीच में आ जाती हैं या सगे संबंधी को ये रिश्ता पसंद नहीं होता। तो इस प्रकार से जो है ये बंधन को बीच में ही तोड़ देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए रूढ़ियाँ जब बंधन बनकर बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। तो ये रूढ़ियाँ, ये परंपराएं जो हैं ये बंधन बन जाए और बोझ बन जाए, ऐसा हो तो इसे टूट जाना ही बेहतर होता है। नहीं तो फिर एक युवक एक युवती के दो दिलों के जो बंधन हैं वो टूट जाते हैं। अगला है भविष्य निर्माण। रूढ़ियों की जंजीर इतनी मजबूत होती है कि उसको तोड़ पाना सहज समय नहीं है। यदि उन्हें तोड़ दिया जाए तो आने वाला समय परिवर्तित हो जाता है तथा भविष्य में स्थितियां सुधर जाती हैं। तो अगर भविष्य का निर्माण करना है और आपको पता है ये परंपराएं जो हैं बहुत मजबूत होती हैं, इनका तोड़ना मुश्किल होता है, परंतु आगे के जीवन के लिए अगर ये परंपराएं टूट जाए तो भविष्य अच्छा होगा। तो इसी तरह से इसे तोड़ देना चाहिए और आगे के भविष्य निर्माण के लिए समय जो है वो परिवर्तित कर देना चाहिए।
अगला प्रश्न है आशय स्पष्ट करना, पूछा जाएगा तो सिर्फ 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा, और अगर ये पूछा जाएगा तो ये 4 से 5 अंकों के लिए पूछा जाएगा। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। आशय क्या है? जब ततारा और वामिरों के संबंध की बात गांव वालों को पता चली तो उन्हें तरह तरह से अपमानित किया गया। ततारा और वामिरों के बारे में लोगों को पता चला कि ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं या इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम है, तो लोगों ने क्या किया, उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। ततारा से यह न देखा गया, वह इन सब चीज़ों को देख नहीं पाया और अपमान वो सह नहीं पाया। उसे अपने से अधिक वामिरों की स्थिति का दुख था, क्योंकि वामिरों सिर्फ रोए जा रही थी और वह वामिरों को रोता हुआ नहीं देख सकता था। वह क्रोध में भर गया, उसे काफ़ी गुस्सा आने लगा। क्रोध में व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता, वह कुछ भी कर जाता है तो वो कुछ देखता या सोचता नहीं है। ततारा का भी क्रोध कुछ इसी तरह से था और उसे कुछ नहीं सूझा। उसने अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसमें शक्ति का संचार किया और अपनी तलवार पृथ्वी में गाड़ कर पूरे बल से उसे खींचने लगा ताकि क्रोध की ज्वाला कुछ ठंडी हो जाए। तो वो किसी को मार पीट तो नहीं सकता था, क्योंकि परंपरा है, परंपरा के खिलाफ नहीं जा सकता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु उसे अपना क्रोध शांत करना था। तो अपने क्रोध को शांत करने के लिए क्या करता है, अपने तलवार को निकाल कर धरती में घोंप देता है। अगला प्रश्न, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। इसका आशय देखिए, सायकाल यानी कि शाम का समय समुद्र के किनारे ततारा जो है वामिरों के आने की प्रतीक्षा में बैठा था। तो ततारा ने जब वामिरों से कहा कि तुम रोज़ यहाँ गीत गाने आना, मैं तुम्हारे गीत को सुनना चाहता हूँ, तो वामिरों ने तो उस वक्त कुछ कहा नहीं और वो तो बड़ी बेरुखी से बात कर रही थी और गुस्से से वहाँ से चली गई। तो यह सब देख करके ततारा को ऐसा लगा कि पता नहीं वामिरों आएगी या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो संध्या के समय समुद्र के किनारे चट्टान पर जाकर बैठ गया और वामिरों के आने की प्रतीक्षा करने लगा। उसने आने का वादा तो नहीं किया था, लेकिन उसकी आशा थी कि वह आएगी। तो वामिरों ने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि वो आएगी, परंतु उसे आशा थी। किसे आशा थी? ततारा को आशा थी कि वो आएगी, इसलिए वह वहीं पे बैठा हुआ है। लेकिन उसकी यह आशा सूर्य की डूबती किरणों के समान समाप्त भी हो सकती थी। तो जैसे जैसे सूर्य की किरणें डूब रही थी, वैसे वैसे उसकी आशाएं भी सूर्य की किरणों की तरह डूबती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वामिरों अगर नहीं आई तो मेरी जो आस है वह भी इसी डूबती हुई किरणों की तरह डूब जाएगी। इसी प्रकार वह समुद्र में डूब जाएगी और मेरी आशा भी खत्म हो जाएगी। अर्थात उस समय विश्वास डगमगा रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि ततारा को अपने मन से विश्वास था कि वामिरों आएगी, परंतु जब वह सूर्य की ओर देख रहा था, सूर्य अस्त की ओर देख रहा था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सूर्य की किरणें समुद्र में डूबती जा रही हैं, उसी प्रकार मेरी आस की किरण भी डूब जाएगी और वामिरों जो है वो नहीं आएगी, और उसका विश्वास जो है वो डगमगा रहा था। कहने का तात्पर्य या भाव यही है कि जो ततारा है उसका विश्वास जो है वो डगमगाने लगा था और उसे लग रहा था कि वामिरों उससे मिलने वहाँ नहीं आएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और एक और मैंने आपको बताया था रूढ़ियाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। 2 प्रश्न तो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बता दिए। और देखिए, इसके बाद वामिरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये पूछा जाता है। और एक प्रश्न कई बार ये पूछा गया है कि निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास था। तो इस तरह के प्रश्न जो होते हैं, जटिल जटिल प्रश्न, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। बाकी मौखिक और लिखित तो 1-2 वाक्य के होते हैं, तो उसे तो आप सारा याद कर लीजिएगा, लेकिन इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इसे ज़रूर पूरा याद कीजिएगा। ये आपसे 4 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। कभी भी जब 50-60 शब्दों के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सीधे 4 अंकों के लिए पूछे जाते हैं, और मौखिक और लिखित अगर पूछे जाते हैं तो वो 2 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। तो ठीक है, क्लास 10 सारे प्रश्न उत्तर हो गए ततारा वामिरों प्रेम कथा से। अब अगला हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। थोड़ा व्याकरण कराऊंगी मैं कल से। तो आज की वीडियो में इतना ही है। प्रश्न उत्तर लिखिएगा और याद करिएगा। ओके क्लास 10, धन्यवाद।